मतलब पब्लिक ने जो मुझे, लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने, क्योंकि आपको अवार्ड जो ऑनर तभी मिलता है जब लोग आपको चाहने लगें, पसंद करें। तो वो मुझे लगा कि मैं उसका मतलब 100% वो रहा कि लोगों ने मुझे काफ़ी इस मामले में कि एक मूर्तिकार जम्मू का समझा वो। तो उस समय में इंडिया का पहला एक ही स्कल्पटर था, एक ही आर्टिस्ट था जब मेरी वहाँ पर वो सिलेक्शन हुई थी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद रहने वाली, जैसे कश्मीरियों का जो वहाँ से निकाले गए, तो जो उनका दर्द था उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया जी। कि कैसे बेचारे अपना घर छोड़ के, तो कैसे बाहर कोई आता है तो उनको कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स में। उसके बाद जो सबसे अभी जो अच्छा लगा वो, जैसे महाराजा हरि सिंह जी चेयर पर बैठे हैं वहाँ महाराजा हरि सिंह पार्क में, राइट, वो मेरा मुझे बहुत अच्छा स्टैचू आजकल लगता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर एक जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोग जो कि देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से समाज में डेवलपमेंट के एक नए रास्ते खुले हैं, नए पैमाने सेट हुए हैं। और क्यों ना पीपल्स पद्मा जो है वो दिया जाए, पद्मश्री दिया जाए, पद्म भूषण दिया जाए। और ऐसे ना कि उन सेलिब्रिटीज़ को ढूंढा जाए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, बट ऐसे लोग जिन्होंने छोटे छोटे लेवल पर हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और शायद उनको याद करना, उनको ऑनर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के लिए हम भी बात करने वाले हैं आज हमारे मूर्तिकार जम्मू के अपने रविंदर जम्वाल जी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण जगहों पर इनकी मूर्तियां जो हैं वो इंस्टॉल हुई हैं, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की हो, महाराजा गुलाब सिंह जी की हो, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की, कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो उन्होंने इंस्टॉल की हैं। और आज की डेट में एक महत्वपूर्ण नाम रविंदर जम्वाल जी जम्मू में माने जाते हैं। जम्वाल साहब, स्वागत आपका धन्यवाद। नमस्कार जी। रविंदर जी, आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए इनिशिएटिव पर किस तरह से, बट आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, एक मूर्तिकार बनने का सफ़र, किस तरह से आपने सोचा कि एक ऐसा ऑड प्रोफेशन है। कुछ लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, कुछ मेन स्ट्रीम कुछ पढ़ लेंगे, कुछ उसी तरह की नौकरी कर लेंगे, बट मूर्तिकार बनना अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि नए तरीके का एक आपको मतलब सोच जो है वो अलग रखनी पड़ती है। किस तरह से आप इस प्रोफेशन में आए? हाँ रजत जी, पहले तो मैं ये बोलूँ कि जो मेरा सफ़र शुरू हुआ आर्ट फील्ड में जी। घर में तो कोई ऐसा माहौल नहीं था कि मतलब आर्ट फील्ड का कोई, मेरे ड्राइंग टीचर थे बड़े भैया, लेकिन इस टाइप का मतलब आर्ट नहीं था, वो छोटा मोटा वो काम करना। लेकिन मुझे 9th और 10th में शौक़ पड़ गया कि लैंडस्केप करने का जी। कोई पता नहीं था कौन सा कलर है क्या है, लेकिन स्कूलिंग टाइम में ही थोड़ा सा मुझे पता चलना शुरू हो गया कि लैंडस्केप करनी है और थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करनी है। लेकिन साइड बाय साइड मेरे फादर साहब आर्मी में थे, तो उन्होंने 2 बुक्स हमारे घर में आती थी मैगजीन, सोवियत नारी और सोवियत लैंड। पता नहीं उसमें हमेशा कोई स्कल्पचर, इंदिरा गांधी का, लेनिन का, कोई भी वहाँ जितने भी स्कल्पचर होते थे वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे और बड़े एकदम एक्शन में होते थे वो स्कल्पचर। तो मुझे पता नहीं वो मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा उस समय। चलो फिर मैं मैट्रिक करने के बाद थोड़ा 1-2 साल फ्री रहा। तो लेकिन यहाँ पर एक हमारे टीचर थे, उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि यार तेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तो तेरे को फाइन आर्ट में जाना चाहिए। हमें कोई पता नहीं फाइन आर्ट क्या होता है, क्या चीज़ होती है। चलो फिर 2 साल मैं फ्री रहा, उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन ली। तो उस समय भी यही था कि पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, कोई ये नहीं था स्कल्पचर करना या कोई नहीं। तो वहाँ गया मैं, जैसे ही एंटर किया तो मुझे यहाँ विद्या रत्न खजुरिया सी जो बहुत इंटरनेशनल आर्टिस्ट स्कल्पटर थे जम्मू के, तो उन्होंने जाते ही मेरी जब वो ड्राइंग वगैरह देखी इंटरव्यू में, और बड़ी बात है कि 1 महीना हो गया था कॉलेज लगे हुए, हमें पता ही नहीं एडमिशन कब मिलती है, क्या होता है। गए तो उन्होंने देखते ही मुझे वो बोला कि जैसे थोड़ा सा इंटरव्यू लिया और कहते जा क्लास में बैठो आप। मतलब उनको लगा कि ये काम कर सकता है, मतलब तो चले गए काम वहाँ पर। उसके बाद 2 साल जो हमें सब कुछ करना पड़ता, ग्राफिक्स करना, पेंटिंग, स्कल्पचर, तो उसमें मुझे आस्ता आस्ता ना मेरा जो इसमें पेंटिंग में थोड़ा सा कम होने लगा, और स्कल्पचर में मेरी जो क्ले मॉडलिंग थी वो उसमें थोड़ा सा मेरी पकड़ आने लगी। तो वहीं से फिर राजेंद्र टिक्कू जी हैं जो इस समय पद्मश्री स्कल्पटर जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो वो मेरे टीचर बने। और उनके ही मैं मतलब सारे गाइडेंस में सारा अगर बोलें तो आज तक मैं
चलता रहा। जी। और थोड़ा सा चलो यहाँ तक पहुँचा मैं, जी। जो आज आप जैसे बोल रहे हैं कि 4 लोग जानते हैं, या मेरी जम्मू में जो कंट्रीब्यूशन हुई, जी। तो इसके फिर उसके बाद मैं 5 साल का जहाँ भी FA करने के बाद जी। बड़ौदा में चला गया। वहाँ जो मैंने बड़ौदा मास्टर डिग्री जो की महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ यहाँ से मेरा जो पोर्ट्रेट का जो शक्ल में लाने का जो यहाँ जम्मू में ही थोड़ा उसमें वो आने लगा था एक अच्छा, तो बड़ौदा में मैंने वही डिग्री की, स्पेशलाइजेशन जो की पोर्ट्रेट शक्ल में लाने में, फिगरेटिव काम और मेटल कास्टिंग प्लस 2 चीज़ों में। तो उसका आते ही मुझे बेनिफिट हो गया। जैसे मैं आया, जहाँ जगमोहन जी गवर्नर थे, उन्होंने मेरा पेपर में देखा, मुझे बुलाया। फिर एक बहुत ही आर्ट लवर जो चक्रवर्ती जी बंगाली थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो बस वो ऐसा चला कि वो बंगाली वो थे चक्रवर्ती जी, बड़े आर्ट प्रेमी, उन्होंने ये स्कल्पचर की एक जम्मू में वो कर दिया, शुरू की। हाँ, वो लगने चाहिए, तो बस वो तब से लगाऊं और ये मतलब काम चल रहा है तब से। रविंद्र जी, कौन सा ऐसा स्कल्पचर जब आपने पहली बार, जैसे चक्रवर्ती जी की आपने बात की, कौन सा उन्होंने कहा कि ये स्कल्पचर हमें तैयार करके दीजिए और हम इंस्टॉल करेंगे, तो क्या पहली आपकी जो आपके पहला स्कल्पचर आपने जम्मू के लिए तैयार किया वो क्या था? देखिए, उससे पहले मेरा आर्मी वालों ने, जैसे ही मैं बड़ौदा से मास्टर डिग्री करके आया जी, तो 89 में, तो उस समय उन्होंने एक मुझे वो इसका जनरल जोरावर सिंह का, जो अभी सुंजवा में जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम है, वहाँ पर लगा है उनका पोर्ट्रेट। बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बना था, वो बस्ट पोर्ट्रेट है 4.5 फुट का। लेकिन उसके बाद फिर चक्रवर्ती जी से जब मेरी मुलाकात होना शुरू हुई, तो वो बोलते थे, यार जम्मू वाले कैसे हैं, जिसके नाम से जम्मू है उनका कोई स्टैचू नहीं है आज तक। तो उन्होंने सबसे पहले महाराजा जाम्बूलोचन जी का स्टैचू जो अम्फला में शालामार में लगा है, उस स्टैचू को बनवाया उन्होंने। हाँ जी, हाँ, मैं वो बनाया। क्या सन था, कौन सा सन में वो बनाया था? वो आई थिंक 92 या 92 में। अच्छा। 92 की बात है, 92 जनवरी। तो फिर उसके बाद किस तरह से आपने स्कल्पचर बनाए, किस किस तरह के स्कल्पचर आपने अलग अलग बनाए? क्योंकि हम देखते हैं कई जगहों पर जो अभी भी इंस्टॉल है महाराजा हरि सिंह जी का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का, किन किन के आपने स्कल्पचर बनाए और किस तरह से आपके पास लोग आते गए कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें बनानी चाहिए, ताकि लोगों को हमारे जम्मू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पता चले कि क्या है हम जम्मू, किन की वजह से जम्मू जो है वो बना था, बचा था, ये सब। देखिए, सबसे पहले चक्रवर्ती जी ने जो बोला, ये मेजर जनरल जो विक्रम सिंह जी का विक्रम चौक में लगा है, मुझे आज तक भी लगता है कि वो सबसे अच्छा स्कल्पचर जो मेरा बना है वो वाला स्कल्पचर है। उसके बाद तो चलो महाराजा हरि सिंह का स्टैचू बना, फिर वो जनरल जोरावर सिंह का घोड़े वाला, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का, ये सारे। लेकिन उस समय का जो उनका बना था वो, क्योंकि कोई भी कलाकार हो या कोई भी, हर काम उसका मास्टरपीस नहीं हो सकता जी। अगर उसमें हम बोले कि हर चीज़, आप कोई नावल लिखने वाला ही है तो वो ये बोले कि सारे नावल उसके पूरे एकदम मतलब पब्लिक में जाएंगे, और या फिल्म बनाने वाला, तो कोई चीज़ ही कोई उसकी मास्टरपीस होती है जो बनती है। जैसे मैं पहले जो मेरा था जनरल साहब का, इनका विक्रम सिंह जी का, उसके बाद जो सबसे अभी जो अच्छा लगा वो, जैसे महाराजा हरि सिंह जी चेयर पर बैठे हैं वहाँ महाराजा हरि सिंह पार्क में, राइट, वो मेरा मुझे बहुत अच्छा स्टैचू आजकल लगता है। लेकिन अभी जो मेरा अभी लेटेस्ट काम जो बन रहा है वो महाराजा गुलाब सिंह जी का, तो वो एक मुझे ये लगता था कि महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू मुझे मिल जाए तो मेरे लिए पद्मश्री हो गया। अच्छा। तो वो काफ़ी बड़ा 20 फुट का स्टैचू मिला। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि जो एक घोड़े पर बैठे हैं महाराजा गुलाब सिंह जी, तो वो सबसे अच्छा मेरा एक स्टैचू होगा मुझे आने वाले दिनों में, जो थोड़े दिनों के। जी रविंद्र जी, अवार्ड्स की बात करें तो कई सारे अवार्डों से आपको नवाजा गया है। किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आपने ये जो अपने स्कल्पचर है वो प्रेजेंट किया, और किस तरह से आपको लगता है कि क्या ये जो फील्ड है या जो इसके साथ जुड़े लोग हैं उन्होंने किस तरह से आपके काम को जो है वो एक पहचान जो है वो नई पहचान दी आप? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आर्ट फील्ड में अगर हमारा सबसे बड़ा इंडिया का अवार्ड है तो वो ललित कला अकेडमी का ही वो आता है। तो वो मुझे वो बोला 95 में मिला मुझे, वो अवार्ड मिला। तो उसके बाद फिर आईफेक्स एक अवार्ड होता है दिल्ली का ही, वो 2 बार मुझे वो मिल चुका। यहाँ का डोगरा रत्न अवार्ड मिला। लिम्का बुक में मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन की, तो उसका लिम्का बुक में आया था।
फिर अमृतसर का अवार्ड है, बाकी छोटे मोटे ऑनर अवार्ड ये तो मेरा ख्याल है अगर मैं गिनने लगाऊं तो बहुत टाइम लगेगा गिनने में। तो और भी जो काफ़ी मतलब पब्लिक ने जो मुझे लोगों ने मुझे प्यार दिया, लोगों ने, क्योंकि आपको अवार्ड जो ऑनर तभी मिलता है जब लोग आपको चाहने लगें, पसंद करें। तो वो मुझे लगा कि मैं उसका मतलब 100% वो रहा कि लोगों ने मुझे काफ़ी इस मामले में कि एक मूर्तिकार जम्मू का समझा वो कि काफ़ी, क्योंकि मैंने जितने भी मैं कई बार यहाँ बोलता हूँ अपने गांव में बात चलती है हमारे राजे, हम राजपूत, हम ये, तो मैं कहता हूँ यार मैं आपसे कई गुना ज़्यादा काम कर चुका हूँ मतलब राजाओं के लिए और आपके जितने भी लोग पर्सनैलिटी थी जो जम्मू की, क्योंकि कौन से राजे ऐसे अभी आप देखें, अभी हाँ वो मैं भूल गया, नवा शहर में जो लगा है उसका महाराजा रणवीर सिंह का, आप देखें वो स्टैचू मतलब एक बार कभी देखें उसका, अगर आपको टाइम लगा तो देखें आप। तो वो एक बहुत ही पावरफुल और मतलब लगता है किसी राजा का फोटो स्टैचू बना है, तो वो भी बहुत अच्छा मेरे स्कल्पचर्स में गया। हाँ अभी परेड ग्राउंड में आप चाणक्य का स्टैचू देखें, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा अभी, आप देखें जो मुझे जो आया ब्राह्मण सभा से या बड़े लोगों ने बोला कि जो एक सही करैक्टर था चाणक्य का वो आपने उसमें लाया, तो कलाकार तभी खुश होता है जब उसका सही करैक्टर आ जाए जी। वो एक बड़ी उसमें एक खुशी की बात होती है कि लोग ये बोलना शुरू हो जाए कि हाँ जी आपका उस स्टैचू में वो पूरा वो जोश उनका जो करैक्टर जो था, करैक्टर मेन चीज़ है जो, तो वो उसमें आया जी। रविंद्र जी, इसके अलावा आपने कई सारे इंटरनेशनल मंचों पर भी आपने रिप्रेजेंट किया है, जम्मू की बात करें या स्कल्पचर्स अलग अलग जो हैं वो भी आपने रिप्रेजेंट किए, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे और किस तरह की जर्नी वो वहाँ पर रही? देखिए मॉडर्न आर्ट गैलरी में मेरा स्कल्पचर वो डिस्प्ले हुआ था 94 में, तो उनकी कलेक्शन में था मेरा काम, वहाँ उन्होंने डिस्प्ले किया। तो कोरिया का एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन पहली बार होने जा रही थी, वो वेनाले थी वो जी। तो उसमें वहाँ के जो कमिश्नर आए थे हमारे पूरे एशिया के जो, तो उनको मेरा स्कल्पचर वो सबसे मतलब अच्छा लगा था, तो उन्होंने वहाँ से सिलेक्शन की और फिर मैं कोरिया में, मैं और एक कालीचरण गुप्ता जी पेंटर थे, दो लोग हम वहाँ कोरिया में गए थे। तो उसमें मैंने जो मंडप हमारा जो यहाँ का जम्मू का कल्चर जो हमारा जो एक इंडियन कल्चर है, मंडप को लेके जहाँ शादी होती है वो जगह, तो वो लेके मैं वहाँ पर बनाया था उसको लेके, तो काफ़ी वहाँ लोगों का उसको अप्रिशिएट किया था। फिर वही स्कल्पचर मेरा 99 में कोरिया में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है पेरिस में हुई, तो वो उसमें मतलब मेरा वो डिस्प्ले हुआ। तो उस समय में इंडिया का पहला एक ही स्कल्पटर था, एक ही आर्टिस्ट था जब मेरी वहाँ पर वो सिलेक्शन हुई थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्राउड की बात थी। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें थे जो जिन्होंने ओपन में थी वो सारी। तो बस ऐसे ही फिर पहले कोरिया में गया, फिर पेरिस में गया, फिर इंटरनेशनल कैंप हुए, उनमें भी मेरी पार्टिसिपेशन होती रही, यहाँ कैंप हुए। तो लेकिन मैं जो मेरा सबसे एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा कि ये स्कल्पचर तो है ही है, ये तो मेरे जम्मू के लिए या मैंने जितनी भी वो की कंट्रीब्यूशन मेरी, लेकिन उसके बाद मेरी एक क्रिएटिव जो फील्ड है उसमें जैसे मैंने मुझे लगता है 80 to 90 तक मैंने अपनी इंस्टॉलेशंस कर दी हैं जी, जो कहीं भी मत है, कहीं कैंप में गया या कोई भी इंडिया में मैंने इतनी इंस्टॉलेशन अपनी कर दी है मैंने जी। तो वो एक सबसे बड़ा मेरा पॉजिटिव पॉइंट है जो एक क्योंकि स्कल्पचर तो अपनी जगह है, तो लेकिन वो करना ये वो सबसे बड़ा एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इंस्टॉलेशंस मतलब इंस्टॉलेशंस और स्कल्पचर में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो फ़र्क होता है उसमें कि आप स्कल्पचर बनाते हो वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए होता है। ये स्टैचू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिएटिव स्कल्पचर जो है आप सिर्फ उसको गैलरी में रख सकते हो या किसी जगह में लगा सकते हो कहीं मतलब अंदर। इंस्टॉलेशन है, इसका कोई ना तो टाइम है ना कोई मटेरियल की बंदिश है, किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं है। आप पानी की लहरों को ही आप कुछ करके तो बोल सकते हो ये मेरी इंस्टॉलेशन है, लेकिन उसमें जरूर पीछे कोई थीम होगा, आपका कंसेप्ट होगा, तो तभी मतलब आपकी वो एग्जीबिशन जो इंस्टॉलेशन है वो आप कामयाब होगी। पिछले साल भी आपने कोरोना को लेकर एक बनाई थी अपने घरों में, इसी पर आने लगा था मैं कि कोरोना के ऊपर मैं दावे से बोल सकता हूँ ये मैं यहाँ इस प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा होके कि अगर कोरोना के ऊपर जितना इंस्टॉलेशन मैंने जितना काम किया वो आपने उसको वो किया भी था, शूट किया था, मैं कहता हूँ कि इंडिया में किसी ने नहीं इतना किया होगा।
आपने जिस दिन लास्ट दिन देखा होगा, और मैं अभी तक मैंने अभी पिछले दिनों भी मैंने उसके ऊपर उसको मास्क वाले तो मैं करता ही रहा, मास्क वाले काम। और उसके बाद इतना मैंने कोरोना के ऊपर काम किया कि वो हो सकता है इतना हाईलाइट नहीं हुआ, या मेरी होती नहीं है कि मैं इसको पूरा मीडिया में लेके जाऊं या सारा, लेकिन मैंने काफ़ी काम किए कोरोना के ऊपर। तो ये वो चलता रहता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद रहने वाली, जैसे कश्मीरियों का जो वहाँ से निकाले गए, तो जो उनका दर्द था उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया कि कैसे बेचारे अपना घर छोड़ के, तो कैसे बाहर कोई आता है तो उनको कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स में। फिर उससे भी ज़्यादा मैंने जो किया वो कि वहाँ जो लोग रहे उनके लिए, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि और कहीं वो सेटल हो पाए, उससे भी ज़्यादा उनका दर्द मतलब मैंने जो वो भी किया। फिर अपने जो भी छोटे मोटे इश्यूज जो बनते हैं ना, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ मैं। करंट इशू के ऊपर मैं हमेशा करता रहता हूँ, जो भी मुझे लगता है कोई भी, उसके ऊपर मैं वो करता हूँ काम। कुछ दिन पहले भी आपका काफ़ी फ़ोटोज़ भी हमने देखे, जिस तरह से एक तालाब का आपने वो बनाया था, वहाँ पर इंस्टॉलेशंस की थी। करंट इश्यूज़ पर इन चीज़ों पर बात करना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, और आर्टिस्ट का एक काम है कि इन चीज़ों को अपने आर्ट के ज़रिए किस तरह से वो अवेयरनेस कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बड़ा कई लोगों में नाराज़ भी, मतलब वो नाराज़ रहते हैं मेरे ऊपर, कि जैसे गांव में भी रहता हूँ कि मैं हर चीज़ को जो करने वाले इशू हैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ और अपनी आर्ट के थ्रू करता हूँ। बड़े लोग हैं जो बोल नहीं पाते, मैं कहता हूँ कि यार जो गलत हो रहा है कम से कम इतना तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आर्टिस्ट बनाया, तो आज मैं बड़ा एकदम मतलब बोलता हूँ, जो मुझे गांव में जो बुरी बात लगती है उसको दिल खोल के बोलता हूँ। होते हैं नाराज, मैं कहता हूँ कि होने दो, मतलब मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं ना कि मतलब ये कुछ ऐसा करेंगे तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना तो है कि मैं अगर ये गलत कहीं करते हैं तो मुझे बोलने का पूरा हक है, बिल्कुल वो मैं बोलता हूँ, चाहे वो कास्टिज्म के ऊपर हो, चाहे कोई इशू, मतलब यहाँ गांव में चलते ही रहते हैं। कभी आज किसी को बाइकाट कर दिया, आज किसी के पीछे मतलब ऐसे ही पड़ गए, कोई मतलब और चीज़ों को, तो वहाँ मैं हमेशा विरोध करता हूँ। मैं बुरा लगता हूँ इनको, लेकिन मैं वहाँ विरोध करता हूँ कि यार दुनिया कहीं पहुँच गई, आप यहीं गांव में बैठे रहते हो, क्या मतलब थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा मुझे, लेकिन टेंशन कोई नहीं है कि हाँ ये हो जाए, नाराज़ भी अगर होते हैं तो कोई ऐसा। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल की है कि हम कुछ ऐसे योद्धा है, कुछ ऐसे लोग ढूंढे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने गांव के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, किस तरह की आपको लगता है कि एक ऐसी नीड ऑफ द आवर है कि इन लोगों को हम ढूंढें, उनको पहचानें, तभी हम आज आपके पास पहुँचे हैं। इस तरह के लोगों को पहचानना, इनको रिकॉग्नाइज़ करना कितना आप ज़रूरी समझते हैं बीइंग एन आर्टिस्ट? देखिए, मुझे इतने साल यही एक शिकवा रहा, गवर्नमेंट से रहा। आज तक मैं आपको ये बताऊं कि मेरा पॉलिटिकली कोई वो नहीं रहा कहीं भी, क्योंकि आर्टिस्ट को कहाँ जाना पॉलिटिकली। आज तक आप सोच सकते हैं मुझे स्टेट अवार्ड नहीं मिला है, नेशनल अवार्ड मिल गए, इंटरनेशनल चला गया, सारे हर जगह मेरा हुआ, लेकिन मुझे आज तक स्टेट अवार्ड किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता जो आम लोग करते हैं, वो कुछ आर्टिस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से मैं मतलब पीछे रहा, लेकिन मुझे उसका भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अवार्ड कितने, मुझे यही लगता है काम करो, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, अवार्ड आपके पीछे आएंगे एक ना एक दिन, हर चीज़ आपके पास, लेकिन कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैं आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि 8-10 घंटे 12 घंटे तक काम करता हूं रोज़, मेरा मतलब कोई दिन हो गया ने कहीं बिजी मैं नहीं कर पाया, अदरवाइज़ मैं अपना काम में करता रहता हूँ। तो ये फिर मुझे लगा कि जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन ग्राउंड लेवल के ऊपर है, उन लोगों को हमेशा अवार्ड मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा एक ज़बरदस्त मत है, उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया कि पब्लिक के बीच में ढूंढो वो कौन सा आदमी है ऐसा, बिल्कुल उसको मत आगे लाओ। तो ये देखो भी क्या बिल्कुल। और इसी वजह से हमने भी रविंदर जी से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा अपने बारे में हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को बताएं कि किस तरह से छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशंस जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, देश के लिए इन्होंने की हैं, और लगातार प्रयास करते रहेगी, चाहे वो डोगरा कल्चर की बात हो या जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आज तक डोगरा रूलर्स ने की है, उनको किस तरह से हम बता पाएँ, उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट
कर पाएँ दुनिया के सामने। इसके अलावा करंट इश्यूज़ जितने भी हों उनको किस तरह से आर्ट के ज़रिए जो है वो देश तक, दुनिया तक पहुँचाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर रविंदर जी ने खूब काम किया है और हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि पीपल्स पद्मा के लिए रविंदर जी का नाम जो है वो हम अपनी तरफ से भी और पूरे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अवार्ड ज़रूर इनको मिलना चाहिए। ही इज़ द डिज़र्विंग कैंडिडेट। और उम्मीद है, इसी उम्मीद से इनकी स्टोरी भी आपने सुनी और आर्ट फॉर्म भी इनके देखे किस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि इस तरह के योद्धाओं को, इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उनसे आपको वाकिफ़ करवाया जाए, उनसे मुलाकात करवाई जाए, उनकी स्टोरीज़ बताई जाए। और उसी कड़ी में हम रविंदर जी के पास पहुंचे थे। आपको उम्मीद है कि ये इंटरव्यू पसंद आएगा, उनकी बातचीत पसंद आई होगी और ज़रूर कई सारे हमारे जो यूथ हैं उनको मोटिवेशन मिली होगी कि किस तरह का काम हम अपनी सोसाइटी के लिए आर्ट के ज़रिए कर सकते हैं, किस तरह से अपने जो करंट इश्यूज़ हैं उनको उठा सकते हैं, अपनी आर्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। ऐसी और चर्चाओं के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।